नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बुक नंबर 2 के बारे में चर्चा करने वाला है। कंप्लीट बुक करवा दी जाएगी। बहुत छोटी सी बुक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। दोस्तों बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा मटेरियल जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है वो हमने यहाँ पे संग्रहित कर लिया है आप लोगों के लिए और आपके सामने पेश किया जा रहा है। इससे पहले बुक नंबर 1 क्लास नंबर 6 की 3 बुक हैं। इनमें से एक बुक हमने पहले एक ही क्लास में कंप्लीट कर ली थी। दूसरी बुक आज हम इस पूरे वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और तीसरी बुक के लिए भी एक ही वीडियो होगा, यानी कि क्लास नंबर 6 को 3 वीडियोज़ में कंप्लीट कर देंगे। फिर 7th क्लास को शुरू करेंगे, फिर 8th को, फिर 9th को और फिर 10th को। तो 10 तक की जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक है दोनों को कंबाइंड करके जो भी मटेरियल इंपॉर्टेंट है इनका वो आपके सामने दिया जा रहा है। एक भी मिनट का वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से आएंगे आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स में से ही, क्योंकि डिपेंड है पूरा का पूरा सिलेबस इनके ऊपर ही और इसी आधार पर आपका हर बार पेपर बनाया जाता है और अब की बार भी वही आधार रहेगा पेपर बनाने का। नो चेंजेस, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों के। तो आपको वैसे पूरी बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इनको पढ़ लीजिए। मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जो बाकी मटेरियल बच रहा है वो हम डेली अपलोड कर रहे हैं और जल्दी ही इसको कंप्लीट भी कर देंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब थोड़ा पास में आ रहा है तो हम जल्दी जल्दी इस पर वर्क कर रहे हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करेंगे। ये बिल्कुल भी आपको फॉरगेट नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। कम से कम लाइव टेस्ट का तो ज़रूर आनंद लीजिएगा आप यहाँ पे। तो देखिए एजुकेशन की एक अनुपम प्रस्तुति जिसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी किताबों का संग्रह जो वर्तमान परीक्षाओं के आधारित है। इनके ऊपर जो नया सिलेबस है उसके ऊपर ही बेस्ड है पूरा का पूरा। कृष्ण आपके मंगल भविष्य की कामना करता है और उसके लिए प्रयासरत काफ़ी अच्छे से मेहनत भी कर रहा है। तो हमारी जो बुक है उसका नाम है दोस्तों सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ये बुक नंबर 2 है हमारी क्लास नंबर 6 की। तो देखिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। मानव जातियों का वर्गीकरण, इसके अंदर जो पहला बिंदु है दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि मानव जातियां जो थी पहले वो 4 प्रमुख जातियां थी। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्राचीन काल में अगर आपसे पूछा जाए इस बुक के अकॉर्डिंग तो निम्न में से कौन सी जाति मानव जातियों के वर्गीकरण में नहीं आती है। तो यहाँ पर 3 तो इनमें से दे देगा, एक कोई अलग दे देगा, तो वो आपको बताना है। तो याद रखना है आप लोगों को काकेसियस, मंगोलियाड एंड निग्रोइड और ऑस्ट्रेलियाड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसको याद कर लीजिए आप लोग KMNA से, KMNA यानी कि इसको आप का मन से याद कर लो। का मन, भाई मानव का क्या होता है, मन होता है, तो मानव का मन, ठीक है। का मन, MN मन, का मन, तो कामन से याद कर लेना। के से आपका काकेसियस हो जाएगा, ए से आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाड, एम से हो जाएगा मंगोलियाड और एन से हो जाएगा निग्रोइड। इनको आप चारों को ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा के बारे में अगर आप लोगों से पूछ ले तो आप बता देना। एक भाषा है मंडारिन, ये चीनी भाषा है, उसको याद रखना क्योंकि चाइनीज जनसंख्या विश्व में बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे देशों में बोली भी जाती है, तो आपको याद रखना है। कहीं आप हिंदी कर दोगे, हिंदी नहीं करना अपने को। मंडारिन ऑप्शन में मिलेगा या चीनी भाषा ऑप्शन में मिलेगा, जो भी मिले आप लोगों को वही आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। फिर देखिए विश्व में सबसे बड़ा जो धर्म है ना दोस्तों, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है अपने से। ईसाई धर्म है और पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है 33.1% कवर करता है ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, एक बार इनका लास्ट में क्विक रिवीजन करेंगे 5 मिनट के अंदर पूरे का। ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, आप टेंशन मत करो। तो विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, 33.3% जनसंख्या। आधुनिक मानव की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका से हुई है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। आधुनिक मानव की उत्पत्ति मानी जाती है पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, एशिया, उत्तरी एशिया, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो वहाँ पे आपको करना है पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो पूर्वी पोर्शन है यहाँ से मानी जाती है आधुनिक मानव की उत्पत्ति। फिर हम बात करते हैं कुछ नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं दोस्तों, उनके बारे में। जो सभ्यता काल की स्थिति थी, वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं हम, सभ्यता कालीन टाइम की बात कर रहे हैं। तो देखो एक तरफ आपको दे रखा है दोस्तों शहर, एक तरफ आपको दे रखा है क्या, नदी। देखो तो शहर तो क्या है दोस्तों, इराक, चीन, मिस्र,
और भारत, इनके बारे में बात करते हैं। इराक तो दोस्तों यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसा हुआ है। चाइना की बात करें तो होंगहो नदी है, याद रखिएगा, होंगहो नदी, ठीक है, होंगहो नदी। मिस्र की हम बात करें तो नील नदी याद कर लीजिएगा, और भारत की अगर बात करें तो सिंधु नदी याद कर लीजिएगा। ये याद होनी चाहिए, 4 ही ऑप्शन मिलेंगे आपको और बहुत इजी रहेगा एग्जामिनर के क्वेश्चन बनाना यहाँ से, तो आपको ये याद हो जानी चाहिए। इराक को याद कीजिए यूफ्रेट्स, चाइना को याद कीजिए होंगो, होंगो तो याद हो ही जाएगा आपको। मिस्र नील नदी, ये भी याद रहेगा, और सिंधु भारत, तो भारत का सिंधु रहेगा, मिस्र का नील याद रहेगा, चीन का होंगहो और इराक का यूफ्रेट्स, ये आपको याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो IL दोस्तों, ILU मतलब आई लव यू बोलते हैं, ठीक है ना भाई, माता को पिता को जैसे बोलते हैं, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को, जो भी है, तो इसको आप याद कर सकते हो। इराक को यूफ्रेट्स ऐसे याद कर लीजिए, इराक से लव कौन करता है, यूफ्रेट्स नदी, ऐसे याद कर लेना। चाइना को तो CH याद कर लेना आप, यहाँ पे CH याद कर लीजिएगा। चलो आगे देखो, ये 4 हो गए आपके। अब हम बात करते हैं प्रमुख देश व सभ्यताओं की, प्रमुख देश व सभ्यताएं। तो देखिए दोस्तों, नील नदी की हमने यहाँ पर बात करी, देखो नील नदी, मिस्र बसा हुआ है इसके किनारे, तो बस याद करना बहुत आसान है। नील नदी घाटी सभ्यता मिस्र के अंदर पनपी, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक, बात क्लियर है, मेसोपोटामिया की इराक है दोस्तों, और यहाँ पे इराक की जो नदी के ऊपर बसा हुआ है वो यूफ्रेट्स नदी के ऊपर बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन बन रहे हैं इनके। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक, और नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र के अंदर। फिर हम अगर बात करते हैं, ये सभ्यता टिग्रिस व यूफ्रेट्स नदी के किनारे या फिर इसके बीच में है। कौन सी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, क्योंकि इराक की बात की हमने तो नदी को हमने देख लिया, और टिग्रिस नदी भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 2 नदी याद होनी चाहिए, यूटी से याद कर लेना 2 नदियों को, उत्तराखंड से याद कर लेना, ठीक है। तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी याद करना, मेसोपोटामिया की सभ्यता और इराक, इजी हो जाएगा, तीनों को कनेक्ट करके पढ़ोगे याद हो जाएगा। होंगहो की सभ्यता, अभी हमने देखा होंगहो नदी, तो चाइना था संबंध, तो बहुत आसान है याद करना इसको भी। सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें तो भारत तो आया ही था, सिंधु नदी और पाकिस्तान और कर देना सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी का पानी भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में ज़्यादा जाता है, भारत में कम आता है, 85% पाकिस्तान में जाता है, 15% भारत में आता है, तो भारत और पाकिस्तान रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का। माया सभ्यता, मैक्सिको, देखो एम से दोस्तों माया और एम से क्या, मैक्सिको, एम से मैक्सिको और एम से माया, याद रख लेना इसको, MM, ठीक है बात। चलो आगे देखिए, लाइक का बटन तो दबाओ दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लो यार, इतने भी नकटे मत बना करो तुम लोग, मतलब सब्सक्राइब भी नहीं करते रहे, कोई पैसा नहीं लगता, लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दो जिसने नहीं दबाया हुआ है, दबा के बेल आइकन दबाओ। यहाँ पे आपको पूरी तैयारी करवाई जा रही है रीट एग्ज़ाम के लिए, और सबसे बेस्ट करवाई जा रही है दोस्तों, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि फालतू का मैटर पढ़ा नहीं रहे, जो मैटर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल गोल्ड है आप लोगों के लिए, स्वर्ण है, बिल्कुल ध्यान रखना, हीरा मोती कह सकते हो इस पूरे मैटर को, ठीक है। तो विविधता में एकता, इससे मतलब समझते हैं, देखो विविधता में एकता, भारत में क्या है इसका मतलब, भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी भारत एक इकाई के रूप में है, मतलब विविधताओं का देश होते हुए भी एक सूत्र में बंधा हुआ है, एक बंधन में बंधा हुआ है, सभी लोग आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं। खैर जो भी है, इंटरनल तो जो भी, हम बाहर तो ऐसे ही कहेंगे। तो विविधता में एकता आप समझ गए हैं, क्या मतलब है विविधता में एकता का। भारत में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय आदि जो लोग हैं, इस प्रकार के सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, और फिर भी एक इकाई के रूप में है भारत। चलो आगे देखिए, गायन शैलियों के बारे में बात करते हैं। कुछ गायन शैलियां हैं दोस्तों, शैली हैं और स्टेट हैं, राज्य हैं। सो देखिए 3 शैलियां देखनी है आपको, पंडवाणी, लावणी और मांड। 3 शैलियां हैं दोस्तों, पंडवाणी, लावणी और मांड, याद रखिएगा। पंडवाणी को याद रखना छत्तीसगढ़, ठीक है, पंडवाणी शैली छत्तीसगढ़, लावणी महाराष्ट्र और मांड राजस्थान। तो लावणी दोस्तों, लावणी किसे बोलते हैं, हमारे तो जो गेहूं वगैरह काटते हैं ना,
उसको लावणी बोलते हैं। बाजरा वगैरह काटते हैं तो उसको तो लावणी बोलते हैं। तो लावणी कहाँ करी जाती है? महाराष्ट्र में करी जाती है ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल पे कृषि होती है महाराष्ट्र में। तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। पंडवाणी, पांडु छत्तीसगढ़ याद रख लेना। पांडु छत्तीसगढ़ गया लावणी करने महाराष्ट्र में। और मांड याद करोगे आप राजस्थान। मांड गायिका आपको पता ही है, ठीक है। जैसलमेर की तरफ काफ़ी हुई है मांड गायिकाएं, तो राजस्थान का तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, प्रमुख नृत्य व उनसे संबंधित राज्य। दोस्तों इनको रट लेना जो भी चीज़ लिखी हुई है। प्रमुख नृत्य और उनसे संबंधित राज्य। देखो नृत्य, भंगड़ा, गरबा और घूमर। भंगड़ा, गरबा और घूमर। तो देखो भंगड़ा नृत्य की बात करते हैं। भंगड़ा दोस्तों पंजाब का फेमस है, गरबा गुजरात में और घूमर राजस्थान का। तो ये प्रमुख नृत्य हैं किन किन राज्यों के? राजस्थान का प्रमुख नृत्य है घूमर, गुजरात का गरबा, पंजाब का भंगड़ा। याद हो जाएगा। भंगड़ा करते हैं ना बारात में, ढुमचिक है वो वाला, ढंग धड़ाधड़ धन, जो भी है वो आप याद कर लेना। भंगड़ा पे नाचते हैं ना, मतलब गाता कोई नहीं है, डायरेक्ट ढोल बजाते हैं, डुम 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 डुम। आई आवाज आपको? ये भंगड़ा है, हाँ। और गरबा, गरबा आप जानते ही हैं, लकड़ी वगैरह ले लेकर के। और घूमर आप जानते ही हैं, घूमर घालियोर है। चलो आगे देखिए, तो 3 नृत्य हो गए। भंगड़ा याद रखना पंजाब का, गरबा याद रखना गुजरात का, घूमर याद रखना राजस्थान का। 3 नृत्य हो गए और 3 आपकी गायन शैलियाँ हो गई। आगे देखो दोस्तों, जो बुक में है ना वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, बाहर से कुछ नहीं पढ़ा रहा। इनके ज़्यादा मैटर आगे आने वाली बुक्स में ये टॉपिक हैं और उनमें ज़्यादा मैटर है, तो उस टाइम में और ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्योंकि 6 क्लास की बुक पढ़ रहे हैं अभी तो अपन। 7th की में और ज़्यादा मैटर आएगा, 8th में और आएगा, 9th में और आएगा, 10th में और आएगा। वैसे 8 तक की बुक इनफ है आपके लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन 9th और 10th में भी आते हैं दोस्तों, लगभग 30% मैटर उनमें भी आता है। तो 9th और 10th की बुक भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलो देखो, तो शास्त्रीय नृत्यों में कथक उत्तर भारत और भरतनाट्यम दक्षिण भारत की विशेषता है। शास्त्रीय नृत्यों में अगर आपसे पूछ ले कि कथक भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो उत्तर भारत में, और भरतनाट्यम दक्षिण भारत के अंदर है। तो याद रखना भरतनाट्यम। भरत कहाँ नाचता है दोस्तों? दक्षिण भारत में नाचता है, साउथ में नाचता है भरत, है ना। और कौवा कहाँ नाचता है? उत्तर भारत में नाचता है। ऐसे याद रख लेना कथक और भरतनाट्यम। फिर देखो, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। याद रहेगा सबके, याद रहता भी है। शेड्यूल नंबर 8 22 भाषाएं याद रख लेना। शेड्यूल नंबर 1 संघराज्य क्षेत्रों के नाम वगैरह से वर्णित है, जो भी चीज़ें हैं चेंजेज करने होते हैं राज्य से संबंधित कोई भी, तो वो उसी में किए जाते हैं। और वेतन 2 अनुसूची नंबर 2, तो 2 नंबर की अनुसूची में वेतन से संबंधित है। वेतन 2 अनुसूची 2 वेतन 2, तो वेतन से संबंधित अनुसूची दूसरी है। शपथ है ना, 3 अक्षर हैं, और शपथ अनुसूची नंबर भी 3 ही है। शपथ में 3 अक्षर है। शपथ का प्रावधान है तीसरे नंबर की अनुसूची में। ऐसे आपको याद करवा दिया जाएगा, चिंता मत करो आप। भारत की खोज, भारत की खोज पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? ये प्रश्न आ चुका है कई बार एग्जाम में। तो भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू हैं भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता। आगे देखिए दोस्तों, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। मैंने आपको एक दिन पहले 2-3 दिन पहले 1 बजे वाली क्लास में ही ये क्वेश्चन भी पूछा था, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, याद रखिएगा। ओणम पर्व वाला भी पूछा था मैंने आपसे, तो ओणम पर्व किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो केरल का है, याद रखिएगा। ओणम पर्व केरल का मुख्य पर्व है, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। केसर सागा लद्दाख का प्रचलित ग्रंथ है दोस्तों। प्रचलित ग्रंथ कहाँ का? लद्दाख का। कौन सा? केसर सागा, याद हो जाएगा। केसर सागा, देखो लद्दाख में दोस्तों क्या पैदा होती है? केसर पैदा होती है ना। तो केसर सागा लद्दाख का प्रचलित ग्रंथ हो गया। ओणम पर्व केरल के लोग क्या करते हैं? ओ करते हैं, ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है ना, गाने गाते हैं ओ करके। तो केरल के लोग यहाँ का मुख्य पर्व हो गया ओणम, और लद्दाख का प्रचलित ग्रंथ केसर सागा। आगे देखो, शेयर जरूर कर देना दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी प्यार आप दिखा रहे हो हमारे प्रति,
कि हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, तो लास्ट में जाते टाइम में वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी फेसबुक ग्रुप में आप शेयर जरूर करोगे। उसमें लिखोगे कि ये वीडियो देखना कंपलसरी है अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कोई सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कोई यूपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, जो भी दोस्तों ये वाले क्वेश्चन, चाहे आप पटवार की एग्ज़ाम दो, आप सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दो, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम दो, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं लगभग दोस्तों। ठीक है भाई, उनमें हायर लेवल रहता है, ग्रेजुएशन लेवल के भी आते हैं, लेकिन ये लेवल पे आता है उनमें। तो ये आगे आने वाली सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी काम आएंगे ये सारे क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएंगे, टीजीटी पीजीटी में भी काम आएंगे। अब देखो, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आप सभी को याद है। आगे देखिए, गोविंद गुरु के बारे में देखते हैं अपन। भीलों के सामाजिक सुधारों पर कार्य किया इन्होंने। तो अगर आपसे पूछे कि किस जाति के सामाजिक सुधारों पर कार्य किया था गोविंद गुरु जी ने, तो भीलों के सामाजिक सुधारों पर काम किया था इन्होंने। भगत आंदोलन भी चलाया था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, निम्न में से भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो भगत आंदोलन दोस्तों गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया था। तो देखो, भय गय हैं और गोविंद, गय और विंद। तो गोविंद क्या करता है? भागता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, है। तो जो गोविंद थे श्री कृष्ण, वो भगते थे ज़्यादा, है ना। तो गोविंद क्या करते हैं? भगते हैं। तो भगत आंदोलन याद हो जाएगा आपको। आदिवासियों की सेवा के लिए संप सभा की स्थापना करी थी इन्होंने, संप सभा, है ना। और श्री कृष्ण क्या करते थे? गोविंद क्या करते थे? सभा बना लेते थे अपने मित्रों की, फिर उसमें बात क्या करते थे, है ना। तो संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने, गोविंद गुरु ने। ये भी आपको याद हो जाएगा। 3 चीज़ें हमने देखी। भीलों के लिए सामाजिक कार्य किए इन्होंने, सुधार के लिए, समाज के अंदर सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए अच्छे अच्छे। भगत आंदोलन चलाया, संप सभा की स्थापना करी। एक और क्वेश्चन बनता है कि संप सभा की बैठक जो थी ना दोस्तों, वो हुई थी 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पे। और मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है दोस्तों? बांसवाड़ा जिले के अंदर। और ये मानगढ़ पहाड़ी गुजरात और राजस्थान के बीच में विवाद का केंद्र भी है दोस्तों। तो याद रखना, ये बैठक को जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर 1913 गोविंद गुरु के द्वारा समसभा की स्थापना की। समसभा की बैठक 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर हुई थी। और मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पे है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है। ये देखो, लिख भी रखा है मैंने। आगे देखिए, भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है दोस्तों। भारत क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। याद रहेगा सबके? बिल्कुल याद रहेगा। आगे देखो, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। देखो, लोकतंत्र भी बड़ा है, संविधान भी बड़ा है, लिखित भी है हमारा संविधान सबसे बड़ा। इसमें आर्टिकल्स कितने हैं? 395 आर्टिकल्स, 22 भाग हैं दोस्तों, 12 अनुसूचियां हैं। ये शुरुआत की बात है, उसके बाद में 4 और जोड़ी गई। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रिटेन का है। ठीक है, ब्रिटेन का है, याद रखना। अलिखित तो ब्रिटेन का है, लिखा हुआ संविधान नहीं है इनका, ये नियमों पे काम करते हैं वैसे ही। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित भारत का है। आर्टिकल्स आपको पता है 395 है, भाग 22 हैं, शेड्यूल्स 12 हैं। तो भाग और इनको याद करना बहुत आसान है। देखो, 12 तो अनुसूचियां हैं, 10 और बढ़ाओ, 22 और 95 आर्टिकल्स। आगे देखिए, विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। अब बात आती है कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो दोस्तों, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज कर दे और संविधान संशोधन के लिए पहल कर सकती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? संसद जो कानून बना देती है ना, जनता उनको खारिज कर दे, भाई हम नहीं मानने वाले इनको, और संविधान के अंदर संशोधन करने की पहल कर सकती है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये काम कहाँ होते हैं दोस्तों? स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा होते हैं। स्विट्जरलैंड में आप देख सकते हो आप जनता के पास में कितना पावर है। आगे देखिए दोस्तों, कावेरी विवाद। कावेरी विवाद की अगर हम बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में क्या है दोस्तों? कावेरी विवाद है। कावेरी नदी विवाद आपने पढ़ा होगा, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कई बार। तो कावेरी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु। तो देखो, कैसे कावेरी, कैसे कावेरी, कैसे कर्नाटक और तीसरे तमिलनाडु। तो केकेटी याद रख लेना आप, केकेटी। कावेरी नदी होगी
कर्नाटक और तमिलनाडु आप याद कर ही लोगे। कृष्णा राजसागर जो बांध है दोस्तों कावेरी नदी पर ही है, कर्नाटक जिला स्टेट के अंदर, कर्नाटका के अंदर कावेरी नदी पर। कावेरी नदी कहाँ है? कर्नाटका में। अब इसके ऊपर बांध कृष्णा राजसागर। देखो कृष्णा राजसागर, कावेरी नदी और कर्नाटक, के ट्रिपल के क्यूब याद हो जाएगा, के कृष्णा राजसागर, कावेरी नदी और कर्नाटक। यहाँ पे कावेरी नदी विवाद, कावेरी नदी विवाद, कर्नाटक और तमिलनाडु, के दो फॉर्मूले बन गए, के और के। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। देखो कृष्णा राजसागर बांध तो कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, और मेटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। तो एम के टी ये 3 फॉर्मूले याद रखना। MKT वैसे भी आप याद करना चाहो, फॉर्मूलों को हटाओ, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, वैसे याद कर लो। मेटूर बांध को याद रखना, कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। कावेरी नदी पर 2 बांध हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो मेटूर बांध और एक कृष्णा राजसागर बांध। तो MK क्या करता है? कावेरी नदी पर है MK, कहाँ पर? कर्नाटक में और तमिलनाडु में। आगे देखिए दोस्तों, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे दोस्तों? नेल्सन मंडेला। गांधी जी के रूप में ही माने जाते हैं। जैसे गांधी जी को पूछते हैं लोग, वैसे नेल्सन मंडेला को भी पूछते हैं। नेल्सन मंडेला की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं आर्टिकल 40 के बारे में। आप सब जानकार हैं इसके बारे में, पंचायत का नाम आते ही आर्टिकल 40 हमारे सामने आ जाता है। तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा, ये आर्टिकल नंबर 40 में लिखा हुआ है। बात क्लियर है आपके? आगे देखिए, पंचायती राज का उद्घाटन। दोस्तों पंचायती राज का उद्घाटन ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, और अब की बार भी आ सकता है, ऐसा नहीं है अब की बार नहीं आ सकता, अब की बार भी ये आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो, तो पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से किया था। देखो दोस्तों गांव तो कौन सा था? बगदरी, ठीक है। जिला कौन सा था? जिला था नागौर। और दोस्तों उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता आपसे पूछे तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। स्टेट कौन सा था? राजस्थान। जिला नागौर, गांव बगदरी, याद है। और कब किया गया उद्घाटन? 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को क्या दोस्तों? गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। चलो आगे देखिए, पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, आपको याद रखना है। ऑप्शन में देगा पंचायती राज किस प्रकार की व्यवस्था है, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय या एक स्तरीय। तो त्रिस्तरीय आपको याद रखना है यहाँ पे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मिला था, तो याद रखना 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है दोस्तों, पंचायती राज को दर्जा मिला था। तो दोस्तों अगर एक और बात पूछ ले कि 73वां संविधान हुआ कब था, यह संविधान संशोधन 73 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ दोस्तों, ये हुआ कब था। एक क्वेश्चन ये भी दोस्तों हमारे सामने आकर के बैठता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर दोस्तों। उस टाइम में जो प्रधानमंत्री थे, उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव कौन थे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। उनके कार्यकाल के अंदर ये प्रभावी हुआ। और इस विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद में दोस्तों 20 अप्रैल, कब दोस्तों, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर क्या दे दी, अनुमति दे दी, स्वीकृति प्राप्त कर दी इसको। और फिर ये लागू कब हुआ दोस्तों, तो याद रखना ये लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था ये। तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाला संविधान संशोधन था। कब हुआ था, 1992 में ये आया था। और उस टाइम में प्रधानमंत्री की सरकार किसकी थी, सरकार पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री। और इस विधेयक को संसद में पारित होने के बाद में 20 अप्रैल 1993 को
कब दोस्तों? 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और उसके बाद में ठीक 4 दिन बाद में 24 अप्रैल 1993 को ये क्या हो गया? 33वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया पूरे देश में। याद हो जाएगा सबके? चलो आगे देखिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए देखिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है दोस्तों। कितनी बार आयोजित की जाती है? वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है ग्राम सभा की बैठक। कब कब? 1 मई को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को और 26 जनवरी को। 3 को याद करना बहुत ईजी है दोस्तों। 15 अगस्त, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ऐसे याद कर लो इनको, तो ग्राम सभा की बैठक आपको याद हो जाएंगी। ठीक है ना? क्लियर है बात? आगे देखिए, ये 4 बैठक होती हैं, वर्ष में 4 बार आयोजित होती हैं, ये आपको याद हो जानी चाहिए। आगे देखिए, वार्ड सभा की बैठकों की गणपूर्ति 1/10 से होती है। वार्ड सभा की जो बैठक होती है ना, उनकी गणपूर्ति किससे होती है? 1/10 सदस्य अगर मौजूद हो तो वो सभा चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। बात क्लियर है सभी के? आगे देखिए, राजस्थान में जिलों के बारे में पूछे तो दोस्तों राजस्थान में 33 तो जिले हैं, 33 जिला परिषदें, हर जिले में एक एक मिलेगी आपको, तो 33 जिला परिषदें हैं। नगर निगम 7 हैं दोस्तों, संभाग भी 7 हैं। पंचायत समिति कितनी है? 352। ग्राम पंचायत कितनी? 11,341। बहुत सारी नई ग्राम पंचायतें भी बनी। लेकिन नगर निगम के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में 10 नगर निगम आएंगे। क्यों आएंगे दोस्तों? क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा को 2-2 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 2-2 नगर निगम हो गए। सो राइट आंसर आपका यहाँ पर 10 आंसर हो जाएगा। 10 ना मिले तो आप 7 कर देना, 7 ना मिले तो 10 कर देना, दोनों मिले तो आपको 10 कर देना है। बात क्लियर है सबके? चलो, 33 जिला, 33 जिला परिषद, नगर निगम 7 या 10, पंचायत समितियां 352, ग्राम पंचायत 11,341, 11,341। याद रहेगा? चलो आगे देखिए। अब देखिए मेरे दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ग्राम पंचायत से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली राजनीतिक इकाई भी कहलाती है। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली राजनीतिक इकाई है। प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा निकाय ग्राम पंचायत कौन सा निकाय लोकतंत्र की पहली राजनीतिक इकाई है, तो आपका आंसर होगा ग्राम पंचायत। बात क्लियर है? आगे देखिए, आधुनिक जिला प्रशासन का प्रारंभ मौर्य काल में देख सकते हैं। आधुनिक जिला प्रशासन का प्रारंभ की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आधुनिक जिला प्रशासन का जो प्रारंभ है किस काल में हमें देखने को मिलता है, तो मौर्य काल से ही हमारे को देखने को मिलता है। मौर्य काल से रिलेटेड आपके एक टॉपिक भी है, मौर्य काल, गुप्त काल, है ना, वैदिक काल, ये सारे आपके टॉपिक हैं सिलेबस में। मुगल काल में जिलों को सरकार कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था मुगल काल में? दोस्तों मुगल काल में जिलों को सरकार कहा जाता था। याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था मुगल काल में जिलों को। बात क्लियर है? चलो आगे देखिए, शहर क्या होता है? शहर क्या होता है दोस्तों? अगर आपको शहर के लिए कुछ कंडीशन पूछ ले तो आप क्या बता दोगे? आज के बाद में बट बता दोगे। 5,000 जनसंख्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक, 75% लोग खेतीबाड़ी का काम करें और 400 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर घनत्व होना चाहिए। 1 किलोमीटर में 400 लोग होने चाहिए, वहाँ पे हम आप शहर घोषित कर सकते हैं। राजस्थान में कुल नगर निकायों की अगर आपसे बात कर ले तो दोस्तों राजस्थान में कुल जो नगर निकाय हैं NN कितने हैं? 196, 196 नगर निकाय। नगर पालिका दोस्तों NP कितने हैं? 152, 152। और दोस्तों NPS नगर परिषद कितनी है? 34। याद रखिएगा, राजस्थान में नगर निकाय 196, 196, नगर पालिका 152, नगर परिषद 34। याद हो जाएगा? आगे देखिए, कलपट्टू। व्हाट इज कलपट्टू? देखो तमिलनाडु में समुद्र तट के पास में स्थित है कलपट्टू। याद रहेगा सबके? कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इतना याद रख लेना, समुद्र तट आपको देगा नहीं ऑप्शन में, तमिलनाडु याद रखना, कलपट्टू स्थित है तो तमिलनाडु कर दीजिएगा वहाँ पे। सीढ़ी नुमा खेती के बारे में बताता हूँ आपको। देखो सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है। देखिए दोस्तों, ढलाऊ जमीन पर सीढ़ीदार खेत बना करके, मानिएगा ये कुछ इस तरह की ज़मीन है, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बना करके दोस्तों क्या करते हैं? खेती करते हैं।
तो ढलाऊ जमीन के ऊपर सीढ़ीदार खेत बना करके खेती करना क्या कहलाता है? सीढ़ी नुमा खेती कहलाता है। ये मोस्टली नागालैंड के फेक ज़िले में की जाती है। नागालैंड के अंदर दोस्तों एक फेक ज़िला है। फेक मतलब फर्जी ज़िला है तो फर्जी लोग ही सीढ़ियों में खेती करेंगे, फर्जी काम तो फर्जी लोग ही करेंगे, ऐसे याद हो जाएगा आपको फेक ज़िला। तो फेक ज़िला कहाँ का है? नागालैंड। नागालैंड के अंदर प्योर इंग्लिश बोली जाती है दोस्तों, ध्यान रखना, प्योर इंग्लिश। तो चलो दोस्तों, तो मोस्टली नागालैंड के फेक ज़िले में कौन सी खेती की जाती है? सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ चाखेसंग संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले नागालैंड में कौन से संप्रदाय के लोग मिलेंगे, तो याद रखना चाखेसंग संप्रदाय के लोग मिलते हैं। अलग ही संप्रदाय है, नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, हमारी बुक में लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट लगा मेरे को तो ऐड कर दिया। तो चाखेसंग संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर चावल की खेती सबसे अच्छी होती है दोस्तों। किसकी खेती? चावल की। अब आपको पता है चावल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे तो हमेशा बारिश होती रहती है, पानी की कोई कमी ही नहीं है। बात क्लियर है सबके? तो चावल की खेती ज़्यादा होती है चाखेसंग संप्रदाय। अब यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से चाखेसंग संप्रदाय के लोग कौन सी खेती करते हैं? चावल की खेती। चाखे संप्रदाय के लोग कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा? नागालैंड के अंदर। किस प्रकार की खेती करते हैं? तो प्रकार पूछते तो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, ये ढलाऊ जमीन के ऊपर। आ गया है ना समझ में सबके? ये बुक नंबर आपकी कौन सी थी दोस्तों? बुक नंबर 6 थी। अब मैं इसको वापस से रिपीट करवा रहा हूँ, किसी को कहीं नहीं जाना है। 5 मिनट में रिपीट कर देंगे पूरी कंप्लीट बुक को, 5 मिनट में। यस, वापस से रिपीट करेंगे ताकि यहीं की ही सब कुछ हमारे को याद हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, अपन उसको रिपीट कर लेते हैं फटाफट से। हम दोस्तों आपके सिलेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। आपका एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा और आप क्या है ना दोस्तों, हमारे को एक बार फ़ोन करोगे ज़रूर से कि सर मेरा आपसे पढ़ करके सिलेक्शन हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बोल देना बस। और आपके लिए आगे भी चलाते रहेंगे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी। तो मानव जातियों का वर्गीकरण फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 4 प्रमुख जातियां हैं, काकेसियस, मंगोलियाड, निग्रोइड और ऑस्ट्रेलियान। इनको याद करवाया था KMNN से, यानी कि KMNA, यानी कि मानव क्या करता है? मानव का मन, मानव का मन। K से काकेशियस और A से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाड, M से हो जाएगा मंगोलियाड, निग्रोइड। बात क्लियर है? विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा दोस्तों मंडारिन है, इसको चीनी भाषा भी कह सकते हैं आप। तो मंडारिन भाषा, चीनी लोग ज़्यादा हैं विश्व में, तो आप ध्यान रखना मंडारिन भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा बड़ा जो धर्म है पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा लोग किस धर्म के हैं? ईसाई धर्म के हैं। 33.1% एरिया कवर करते हैं ये टोटल पॉपुलेशन का। आधुनिक मानव की उत्पत्ति दोस्तों पूर्वी अफ्रीका से हुई है। 4 शहरों की बात करेंगे यहाँ पे, जिनके किनारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियाँ थी, यानी कि जिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियों के किनारे 4 शहर बसे हुए थे। यूफ्रेट्स नदी के किनारे इराक बसा हुआ था, चीन के होंगहो, और नील नदी के किनारे मिस्र, और सिंधु के किनारे भारत। कुछ सभ्यताओं की बात करते हैं, जो सभ्यताएं भी हैं दोस्तों, इन सभ्यताओं को ऐसे याद कर लेना। नील नदी घाटी सभ्यता मिस्र के अंदर विकसित हुई। मेसोपोटामिया इराक, वही है दोस्तों ये मेसोपोटामिया, जो यूफ्रेट्स नदी थी और टिग्रिस नदी इस नदी के किनारे या फिर इसके बीच में थी। ये होंगहो चीन की है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर विकसित हुई। और माया सभ्यता, M से माया और M से मैक्सिको, आप याद कर लोगे। आगे देखिए, विविधता में एकता से क्या मतलब है? भारत में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय आदि लोग रहते हैं, ये सभी तरह के, फिर भी एकता है भारत में, अलग अलग विविधता होते हुए भी। गायन शैलियाँ हैं 3, याद करेंगे, 3 राज्य याद करेंगे जिनके प्रमुख नृत्य हैं। 3 गायन शैलियाँ, पंडवाणी, लावणी और मांड। पंडवाणी छत्तीसगढ़, लावणी महाराष्ट्र, मांड राजस्थान। सभी दोस्त पूरे कंप्लीट वीडियो को एक बार वापस से वॉच करोगे कल, जब भी आपको टाइम मिले, कल परसों जब भी। हर वीडियो एग्जाम से पहले 3-4 बार जरूर रिपीट हो जाना चाहिए। जब भी आप फ्री हो खोल करके सुन लो यार, याद ही होगा बहुत कुछ। प्रमुख नृत्य व संबंधित राज्य देखो, भंगड़ा, गरबा और घूमर। घूमर के बारे में आपको पता है राजस्थान का है, गरबा के बारे में आपको पता है गुजरात का है, और भंगड़ा पंजाब का, ढिंक चिक्का है। चलो आगे देखिए। शास्त्रीय नृत्यों में कथक उत्तर भारत का है और भरतनाट्यम दक्षिण भारत का। बात क्लियर है? संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान में 8 अनुसूचियां और 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाग भी हैं संविधान में, 395 आर्टिकल्स भी हैं, और
8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 12 है भारत के संविधान के अंदर, याद रखना। पहले मूल संविधान में 8 थी, फिर 12 हो गई। भारत की खोज पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन ये भी पूछा था, ये भी पूछा था। ओणम पर्व केरल का मुख्य पर्व है। केसर बाग लद्दाख का प्रचलित ग्रंथ है। केसर लद्दाख में होता है, तो ऐसे आप याद कर लेना। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। गोविंद गुरु के बारे में हमने देखा, भीलों के सामाजिक सुधारों पर कार्य किया इन्होंने। भगत आंदोलन शुरू किया। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तो गोविंद क्या करते थे? कृष्ण क्या करते थे? भगते थे और संप सभा बनाते थे अपनी, है ना, भग करके सभा बनाते थे साथ साथ में लोगों के। तो संप सभा की भी स्थापना करी। ठीक है, संप सभा की बैठक दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 17 नवंबर 1913 को हुई थी मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा जिले के अंदर है। भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है दोस्तों। सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है भारत का। 395 आर्टिकल, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अलिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? ब्रिटेन का है। ये भी आप याद रख लेना। विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर दोस्तों स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या मतलब है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज करे और संविधान संशोधन के लिए वो पहल कर सकती है, मांग कर सकती है, फिर करना पड़ेगा। ये रिपीट करवा रहा हूँ, जो भी दोस्त बाद में आए हैं पूरा वीडियो जरूर देखना शुरुआत से लेकर के। कावेरी विवाद के बारे में मैंने बताया आपको, कावेरी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु का विवाद है। ठीक है, इनके मध्य कृष्णा राज सागर बांध और एक मेटूर बांध है दोस्तों। कृष्णा राज सागर बांध का जो ट्रिक है के यानी कि कृष्णा राज सागर बांध कर्नाटक और कावेरी नदी, याद हो जाएगा। मेटूर बांध तो MKT, मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु के अंदर है, याद हो जाएगा। चलो आगे देखें, आगे बात करते हैं। अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला थे। और आर्टिकल 40 क्या बात करता है? राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। पंचायती राज का उद्घाटन दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम में थे जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में किया गया था, याद हो जाएगा सबको। त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करें क्या? पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसको भी याद रख लेना। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेगा। कब हुआ था दोस्तों ये इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। उस टाइम में प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। और 20 अप्रैल 1993 है। और उसके बाद में इसको राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और 24 अप्रैल 1993 को क्या हो गया था दोस्तों? ये लागू हो गया था, याद रखेगा। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है दोस्तों। 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ऐसे याद कर लेना। तो ग्राम सभा की 4 बैठक होती हैं वर्ष में। वार्ड सभा की बैठकों की गणपूर्ति का 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है अगर सभा को चलाना है तो। राजस्थान में जिलों की बात करें 33 जिले हैं। परिषदें, जिला परिषदें 33 हैं। नगर निगम 7 हैं। पंचायत समितियां 352 हैं। ग्राम पंचायत 11,341 हैं। वर्तमान में नगर निगम की बात करें तो दोस्तों 3 नगर निगम और नए बने हैं, यानी कि 3 नगर निगम जो पहले थे उनको 2-2 कर दिया, 2-2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो नगर निगम टोटल जो 10 हैं वो 10 हैं अभी वर्तमान में। 7 ऑप्शन में ना मिले तो 10 कर देना, 10 ऑप्शन में ना मिले तो 7 कर देना, अगर दोनों मिले तो 10 कर देना। आगे देखो, ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली राजनीतिक इकाई है दोस्तों। आधुनिक जिला प्रशासन का प्रारंभ मौर्य काल में देखने को मिलता है, याद रखेगा। मुगल काल में जिलों को सरकार कहा जाता था दोस्तों। तो मुगल काल में जिलों को क्या कहते थे? सरकार कहते थे। शहर क्या होता है? 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, 75 लोग खेती बाड़ी का काम करें, 400 जनसंख्या घनत्व होना चाहिए प्रति वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान में कुल नगर निकाय दोस्तों 196 हैं। नगर पालिका 152 है। नगर परिषद 34 है, याद रखिएगा। कलपट्टू तमिलनाडु में समुद्र तट के पास में स्थित है। सीढ़ीनुमा खेती क्या होती है? ढलाऊ जमीन पर सीढ़ीदार खेती बना करके खेती करना सीढ़ीनुमा खेती कहलाती है। ये मोस्टली नागालैंड के फेक जिले के अंदर है और यहाँ पर चाक्य संघ संप्रदाय के लोग रहते हैं। और चावल की खेती यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, तो बारिश ज़्यादा होती है, चावल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। और तो बाकी सारा आपका ये कंप्लीट हो गई है दोस्तों। आपकी बुक नंबर 2 क्लास नंबर 6 की 2 बुक करवा दी। इससे पहले एक बुक और करवाई थी, उसका अभी आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। और ये 2 बुक हो गई हैं। एक बुक और बच रही है क्लास नंबर 6 की, तीसरी, वो मैं जल्दी ही 3-4 दिन में करवा दूंगा। फिर 7th क्लास को शुरू करेंगे, फिर 8th को, फिर 9th को और फिर 10th को पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। सारा मैटर दोस्तों आपके SST का यहीं से आने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है सबके?
चलो लाइक का बटन दबा देना, कुछ हेल्प मिली हो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, इस वीडियो को इतना पॉपुलर कर दो कि बस सभी दोस्त अपने इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एजुकेशन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, आप जल्दी ही नौकरी लग जाओ, अपने माता पिता को खुश कर दो बस, और कुछ नहीं। हमारी भी खुशी भी उसी में है दोस्तों, आपके मंगल भविष्य के लिए हम प्रयासरत हैं, मंगल भविष्य की कामना करते हैं। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, सदा सुखी रहें, ये हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर हमारे हमेशा बना रहेगा। आपका भाई समझ करके सब कुछ ट्रस्ट करके याद करिए सब। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर कल 1 बजे कोई दूसरे टॉपिक के साथ में, और तीसरी बुक जो क्लास नंबर 6 की आएगी जल्दी आ जाएगी। थैंक यू सो मच। प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद, टेक केयर, हैव अ गुड डे।